बात करेंगे कम्प्लीटली आरआरबी फार्मासिस्ट के नॉन फार्मा सेक्शन पर। देखिए मैंने आपके लिए पीपीटी पूरे तरीके से डिजाइन कर ली है, वन बाय वन आपको सब कुछ समझाता हुआ चलूंगा। देखिए सबसे पहले पेज नंबर 1 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 1 पर सबसे पहले मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है उसके ही कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, जहां पर आपको बताया गया है कि 70 नंबर का आपका रिलेवेंट पूछा जाता है जो भी आपकी प्रोफेशन है, और 30 नंबर का आपका नॉन फार्मा पूछा जाता है। जो नॉन फार्मा पूछा जाता है उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस क्या पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको अपने हाथ से कुछ लिख कर समझाया, मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद मैंने आपके लिए रीजनिंग कंप्लीट तैयार करी है। उसके बाद मैंने आपके लिए जीके जीएस में मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने होते हैं बेसिकली, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो ना मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ जो आपका आरआरबी फार्मासिस्ट है, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं है जी हम हमें ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तुमने कहीं गूगल पे से तो उठा के नहीं छाप दिया है। तो हाँ, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उठाई है, तो मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। उसके बाद हम अपनी इसी पीपीटी पर वापस आएंगे, ठीक है ना। हमारा आरआरबी का ऑफिशियल पैरामेडिकल का जो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आया था CN3 2025 के लिए, ठीक है ना, जिसमें कि हमारी 105 फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स के अंदर आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और उस लिंक पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, और वहां पर आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर गिरा हुआ मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, जिस पेज नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि इस पेज नंबर पर दे रखा है, आप अपनी फोन में पीडीएफ खोलकर उस पेज नंबर से मैच कर लीजिएगा कि हाँ ये सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पहुंचना है पेज नंबर 19 पर। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ पेज नंबर 19। जैसे ही आप पेज नंबर 19 पर पहुंचेंगे तो पेज नंबर 19 पर तुरंत ही पहुंचते ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, पेज नंबर 20 पर आ जाना है, ठीक है ना। तो पेज नंबर 20 पर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 70 नंबर का यहाँ पर फार्मा पूछा जाता है, और आपका 30 नंबर का आपका नॉन फार्मा पूछा जाता है। उसके बाद जैसे ही आप पेज नंबर 28 पर जाएंगे, पेज नंबर 28 पर जाएंगे, ठीक है जी, हम चलते हैं पेज नंबर 28 पर। जैसे ही हम पेज नंबर 28 पर मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको अ, इस जगह देखिए पेज नंबर 28 पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट की पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। अब जी क्या मिलेगी कि फार्मासिस्ट का ग्रेड पे कितना होता है, लेवल 5 की जॉब होती है, C2 लेवल होता है। देखिए यहाँ पर ही इधर दे रखा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। जैसे ही आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 10+2 साइंस। साइंस के साथ होनी चाहिए, आपने डिप्लोमा कर रखा हो या बी फार्मा कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा। फार्मेसी रजिस्टर्ड एक फार्मासिस्ट होने चाहिए। अगर आपको देखो इसी बीच में बहुत सारी क्वेरी आएंगी तुरंत ही, देखो मुझे पता है आप इसके बाद तुरंत मैसेज करने वाले हो कि जी हम फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कि फॉर्म भरते टाइम आपसे ना तो कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगा क्या जाएगा, आपसे मांगा जाएगा आपके कॉलेज का नाम, किस ईयर आपने पास आउट किया है, बस सिर्फ इतना ही आपसे मांगा जा रहा है। इसके अलावा ना तो आपसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, आपने कब पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराया, ना ये मांगा जा रहा है, कोई डिटेल नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ आपके कॉलेज का नाम मांगा जा रहा है। ना ही आपसे कोई मार्कशीट मांगी जा रही है, आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका रिजल्ट आया हुआ हो। ना ही प्रोविजनल रिजल्ट मांगा जा रहा है, ना ही आपकी मार्कशीट मांगी जाए, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल कॉलेज का नाम, सिंपल किस ईयर पास आउट किया है, बस दो चीज मांगी जा रही है। अब तीसरा डाउट नहीं आना चाहिए आपकी तरफ से जी ये मार्कशीट मांगी जा रही है, प्रोविजनल मांगी, कुछ नहीं मांगा जा रहा है, का मतलब कुछ नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ कॉलेज का नाम और आपने किस ईयर पास आउट किया है, चाहे वो डी फार्मा हो चाहे वो बी फार्मा हो, ठीक है ना। तो अब जैसे ही आप पेज नंबर 28 के बाद आएंगे पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। पेज नंबर 32 पर क्या गिवन है, पेज नंबर 32 पर गिवन है आपका ये सिलेबस। देखिए ये जो सिलेबस है ना, मैंने अभी आपको पीछे एक पीडीएफ दिखाई दी ना, उसी पीडीएफ में मैंने यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर वहां पर लगाया है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी पीडीएफ में ऊपर नीचे करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लिया था। देखिए मैं नॉन फार्मा पोर्शन पर क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका फार्मा पोर्शन है, दिख गया आपको फार्मासिस्ट एंट्री गेट क्या है फार्मासिस्ट का, ये इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है क्योंकि आपने 4 साल या 2 साल फार्मेसी पढ़ी है, तो आप जानते हैं कि एचएपी ह्यूमन एनाटोमी आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, तो इन सभी की चीजों के बारे में आप जानते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आप नॉन फार्मा के बारे में नहीं जानते हैं। मैंने इससे पहले एक एम्स की वीडियो बनाई थी, उससे पहले मैंने एक 75+ स्कोर करने वाली स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि आपको मैं नॉन फार्मा सेक्शन के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के आते हैं। बट उसके पहले ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया न्यू कि भाई मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, पहले मुझे आपको सिलेबस कंप्लीटली डिफाइन करना होगा कि इस सेक्शन से ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जनरल अर्थमेटिक में दे रखा है बोर्ड मास और नंबर सिस्टम, एक दो एलसीएम एचसीएफ। जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में क्या होता है उसके अंदर, जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा बोर्ड मास क्या होता है, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो
धीरे धीरे करनी होती है। पहले 2 का पहाड़ा याद करा जाता है, डायरेक्ट 12 का टेबल याद नहीं करा जाता, क्योंकि आपको पता है अगर आपके 2 का पहाड़ा याद है तो आपको 12 का टेबल याद करना ईजी है कंपैरिजन, क्योंकि 12 के टेबल में जितनी भी डिजिट आएंगी जैसे 12, 24, 36, 48 ये सभी डिजिट्स कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड होती हैं, ठीक है ना। जब आपके 2 का टेबल याद होगा तो आप 12 का स्मूथली कर लेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, जब आपको ये पता होगा कि रीजनिंग मैथ में अच्छा ये चैप्टर है और इन चैप्टर में ये पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चन, जब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा क्वेश्चन की, तो तब आप उस चीज को एकदम पकड़ पाएंगे कि हाँ अरे ये तो भैया ने बताया ही था पहले कि वेन डायग्राम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, नंबर सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और जनरल अवेयरनेस, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें भी पता ही नहीं है जनरल अवेयरनेस कितना बड़ा टॉपिक है भाई, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, करंट अफेयर सब कुछ है। तो जब मैं आपको इस वीडियो में ओवरव्यू दे दूंगा, तो जब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना नॉन फार्मा सेक्शन के ऊपर, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, मतलब हर एक सेक्शन के मैं मैथमेटिक्स के 5-10 क्वेश्चन लाऊंगा, 5-10 क्वेश्चन रीजनिंग के लाऊंगा, 5-10 क्वेश्चन साइंस वगैरह के लाऊंगा, तो आपको ईजी पड़ जाएगा कि हाँ ये हमारा सिलेबस का पार्ट है। और अब मैं डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन पेश कर दूं ना, तो आप खुद चक्कर खा गिर जाएंगे, अरे भाई ये हो क्या रहा है। मतलब आपको पहले एक रूबरू होना पड़ेगा कि हाँ हमारे रीजनिंग में ये सेक्शन पूछा जाता है। तो ये वीडियो मेरी इस चीज के लिए डेडिकेटेड है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपके जो भी आपका रिलेवेंट सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। मैं डायरेक्ट वीडियो ले आता क्वेश्चन की तो आप नहीं पकड़ पाते, ठीक है ना। तो मैंने स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से करी है। पहले मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि जनरल मैथमेटिक्स में ये पूछा जाता है, रीजनिंग में ये पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस में ये पूछा जाता है। उसके बाद हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर चलेंगे, मतलब क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा कि इस टाइप से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप इस वीडियो को देखकर चले जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आ पाएगा, तो आप क्वेश्चन कहाँ से देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं तो आपको कंप्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस चीज से कैसे क्वेश्चन, किस टाइप की चीजें बनती हैं। जैसे कि अब एलसीएम एचसीएफ है, कोडिंग डिकोडिंग है, तो आपको एक एक एग्जांपल देकर इस वीडियो में तो बता दूंगा कि किस टाइप से। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटली उन क्वेश्चन पर बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर चैनल इधर उधर मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई चैनल आपको मिल जाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यही डिसएडवांटेज निकल कर आता है कि आप फिर उस चैनल पर दोबारा नहीं आ पाते हैं और आपको फिर राइट नॉलेज नहीं मिल पाती। जैसे कि अब मैं इस वीडियो के अंदर जो भी डिस्कस करूंगा ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जैसे मैं आपको इस अब बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरा पूरा पूरा फोकस रहेगा कि अगली बार मैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लाऊं और उसी 15, 20, 30 मिनट की वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली उन क्वेश्चन को सोल्व कराऊं और बताऊं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि फार्मा पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप नॉन फार्मा पोर्शन नहीं पढ़ोगे। चाहे तो 3-4 साल निकाल दो, चाहे तो आप ये सोचो कि इसमें तो एज लिमिट 20 से 35 साल है, तो आराम से हम 35 साल के हो जाएंगे ना, जब हम 25-30 साल के हो जाएंगे, जब जाके हम एकदम बढ़िया वाली तैयारी करेंगे और तब जाके पेपर निकालेंगे। या फिर 20, 22, 25 साल की उम्र में पेपर निकाल लो, मर्जी आपकी है, डिसाइड आपको करना है कि किस चीज को पकड़ना है किस चीज को नहीं। कोई नहीं बात करता नॉन फार्मा सेक्शन पर असलियत यही है कि आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे जहां पर कट ऑफ ही 75 प्लस मार्क्स पर जा रही हो, कट ऑफ ही 70-72 नंबर पर जा रही हो, उसमें आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत रखिए कि आप कुछ कर पाएंगे। 70 में 70 नंबर बहुत मुश्किल होते हैं लाने। मैं ये नहीं कह रहा कि आते नहीं है, बहुत मुश्किल है, रेयर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आरआरबी की तरफ से ही गलत पूछ लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको समझ नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन जी डी फार्मा वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये डिसएडवांटेज होता है जी हमने बी फार्मा नहीं कर रखा, कुछ क्वेश्चन बी फार्मा के सिलेबस से पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्लीटली आउट ऑफ आउट क्वेश्चन कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना इतना आसान नहीं जितना हम समझ रहे हैं। बट लेकिन वही हमारा थोड़ा सा साथ नॉन फार्मा सेक्शन दे दे तो हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो मैं आपको कंप्लीटली अब उस पीडीएफ पर लेकर चलता हूँ जिस पर मैंने यहाँ से ही यहीं के स्क्रीनशॉट लिए हैं। देखो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मतलब आरआरबी पैरामेडिकल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप आगे आने वाली वीडियो को मिस ना करें, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक दो बार उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। अब हम यहाँ पर देखिए, हम अपनी ऑफिशियल पीडीएफ पर आ चुके हैं। अब मैं इसको बड़ी कर लेता हूँ पीडीएफ को और अब मैं आपको समझाना चालू करता हूँ कि हमें क्या करना है। देखिए आरआरबी फार्मासिस्ट रेलवे का आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या होता है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता भी है कि प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन आते हैं। प्रोफेशनल, आपको बोलोगे जी भैया हमें तो प्रोफेशनल एबिलिटी का भी मतलब नहीं पता। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब आप नर्सिंग के स्टूडेंट है तो 70 क्वेश्चन आपको नर्सिंग से देखने को मिलेंगे। आप फार्मासिस्ट हैं तो 70 क्वेश्चन आपको फार्मासिस्ट के मिलेंगे। आप ईसीजी टेक्नीशियन हैं, आप एक्सरे टेक्नीशियन हैं, आप हेल्थ मलेरियल इंस्पेक्टर का पेपर देने जा रहे हैं तो आप 70 क्वेश्चन उस चीज के देखने को मिलेंगे। 30 नंबर में क्या क्या इंक्लूड होगा, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब आप समझ जाइए जीके जीएस की बात हो रही है, यहाँ पर जीके वाला पोर्शन आ जाएगा। जनरल अर्थमेटिक और जनरल रीजनिंग, मतलब इन दोनों के 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस इतना बड़ा दिया है मैथ और रीजनिंग का कि किसी पर 5 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा वो, ठीक है ना।
जनरल साइंस वही आपकी 10th लेवल तक की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आती है आपकी 10 क्वेश्चन वहां से आएंगे। तो इस हिसाब से आपका 30 नंबर मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मैंने नीचे ही लिख दिया है, ठीक है ना। और मैंने बता भी दिया है कि ध्यान क्यों नहीं देते हैं आप लोग। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब कहोगे आप 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ये क्या होता है? 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक क्वेश्चन का नंबर भी आपसे काट लिया जाएगा, इसको बोलते हैं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। इससे सिंपल वे में कोई नहीं बता सकता। कुछ लोग ये बताते हैं कि 0.25 किया, 0.5 किया, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको सीधा सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक नंबर सही चला जाएगा। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पर ही, देखो 5 क्वेश्चन आपने पूरे पेपर में करे और 5 में से आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपके हिसाब से कितने नंबर आने चाहिए? भाई आपने 3 गलत कर दिए तो सीधी सी बात है 2 नंबर आने चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर आपके नंबर आएगा 1। क्यों? क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन आपने गलत करे है ना, तो आरआरबी इसकी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर माइनस कर देगी आपके ओरिजिनल नंबर में से। ओरिजिनल नंबर आपके 2 बैठे, इसमें से 1 कट जाएगा तो आपका 1 नंबर बचेगा। इससे सिंपल लैंग्वेज में भाई आपको कोई नहीं बता पाएगा, और इतनी ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना होगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा जागरूक बनिए, थोड़ा सा सीखने की भी कोशिश कीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ही मैंने लिख दिया है कि कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। ये जो भी सिलेबस दिया है सभी के लिए दिया है, चाहे वो आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी चीज के स्टूडेंट है, इस बात से मैटर नहीं पड़ता। आरआरबी पैरामेडिकल का अगर आप पेपर देंगे तो आपको ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। उसके बाद अब इनमें से कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, उनको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। देखिए जैसे ही हम मैथमेटिक्स की ओर बढ़ते हैं, देखिए मैथमेटिक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, हम अपने मैथ वाले सेक्शन पर चलते हैं। मैथ वाले सेक्शन में सबसे पहले नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन। मोस्टली पेपर यहीं से ही आता है। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। हालांकि इन लोगों ने पता नहीं क्यों दे रखे हैं, देने नहीं चाहिए, क्वेश्चन आते भी नहीं है इतने ज्यादा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। परसेंटेज, आपको पता है परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और टाइम एंड वर्क मतलब कि क्वेश्चन ऐसा आता है टाइम एंड वर्क से। अभी इन सभी के ऊपर बात करूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। पाइप एंड सिस्टम हिंदी में बोलते हैं पाइप और टंकी। सीआई एंड एसआई, सीआई का मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। नंबर सिस्टम से कैसे क्वेश्चन बनता है? नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनता है कि कोई भी आपको देखो, इसका क्वेश्चन आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ। नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन बनता है कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट का मतलब है लास्ट वाला अंक। जैसे कि आपसे पूछ लिया 86, 86 की यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको पता है लास्ट वाला अंक 6 है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते। बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब आपको पता है ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डी, डी का मतलब डिवाइड, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, एम का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम लीस्ट कॉमन मेथड, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। रेशो, रेशो से कैसे क्वेश्चन आते हैं? रेशो से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका रेशो 1:2 है, तो दूसरे वाले का एक्स का रेशो ये है, तो वाई का रेशो क्या हो जाएगा। इस टाइप से अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन पर आऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो पर, तब आपको पूरा बताऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि एक घड़ी को 25, एक घड़ी की कीमत 1200 रुपए है, उसी घड़ी को 25%, उसी घड़ी को एक इंसान दूसरे व्यक्ति को बेचता है, उस पर 25% का उसे लाभ होता है, और जब वो दूसरा इंसान उस तीसरे को बेचता है तो उस पर 25% की हानि होती है। तो बताइए इस स्थिति में उस व्यक्ति को लाभ होगा या हानि होगा? हमेशा ध्यान रखना, जब दोनों चीजें सेम होती है तो हमेशा हानि होती है। हमारे दिमाग में आएगा जी 25% के लाभ पर बेचिए, 25% की हानि पर बेचिए, तो इसमें तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, बट ऐसा नहीं होगा भाई। जब आप इनकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, जब, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऑलवेज लॉस ही होता है, यहाँ पर हानि ही होगी आपको। और हानि कितने की होगी? x² बटे 100 की होगी। 25 का क्या होता है? 25 का स्क्वायर 625, 625 अपॉन 100, इसकी कट कट काट पीट करोगे, जो भी परसेंटेज आएगा वो इसका आंसर होगा। कभी भी ये आंसर मत लगा देना जी ना हानि होगी ना लॉस, क्योंकि एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा जिसमें जीरो लिखा होगा, या ना हानि ना लॉस लिखा होगा, मतलब ना लाभ ना फायदा। ऐसी गलती मत करना, इन गलतियों से बचना होता है। ये सब गलतियों से आप जब बच पाएंगे जब आप थोड़ा सा इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं पहले ही बता दूं, ठीक है ना। उसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज में आप सभी को पता है परसेंटेज में क्या निकालना होता है। परसेंटेज में परसेंटेज निकाली जाती है, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 लोग इस काम को 4 दिन में करते हैं, 5 लोग इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। पाइप एंड सिस्टम, पाइप का मतलब पाइप, सिस्टम का मतलब पाइप और टंकी। इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि 280 लीटर की टंकी कितने समय में भर जाएगी अगर एक दूसरी टंकी 4 घंटे पाइप चलता है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं सीआई। अब आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप तब कर पाएंगे जब आपको प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज अच्छे से आता होगा। तो इस टाइप से मैथ का पोर्शन चलता है। अब मैं आता हूँ सीधा बात करता हूँ रीजनिंग पर, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कम है। मैं आपको सब कुछ समझाने लग गया तो ये तो बहुत बड़ा पहुंच जाएगा, 2-3 घंटे का लेक्चर पहुंच सकता है अगर, क्योंकि समझाने के लिए बहुत कुछ है इसमें। ऐसे नहीं है कि हवा में कुछ भी नहीं उड़ा सकते। देखिए एनालॉजी में कैसे क्वेश्चन आते हैं? एनालॉजी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को 2, 4, 6, 8। यहाँ पर आपको एक ब्लैंक दे देगा, यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है, यहाँ पर 2-2 का गैप चल रहा है तो यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हो सकता है। या फिर आपको क्वेश्चन दे दे
आपको क्वेश्चन माइनस वाला भी मिल सकता है, प्लस वाला भी मिल सकता है, किसी भी टाइप का मिल सकता है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बताने की ही एक कोशिश करी है। देखो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन कैसे आता है। अब पी क्यू आर दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है और आपसे पूछा गया है सी डी और एफ। सी डी एफ पी आप मुझे पता है, देखो पी क्यू आर हमें दे रखा है 16, 17 और 18। सी डी एफ हमसे पूछा है, मुझे पता है। देखो जब क्वेश्चन ने P16 नंबर पर ही आता है, अब ABCD लिखना और चेक करना कि क्या सच्ची में P16 नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे कि हाँ क्यों 17 पर ही आता है, क्योंकि मुझे पता, देखो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम किया है, मतलब पहले से नहीं था मेरे पास। R 18 नंबर पर आता है, तो आपसे CDF का पूछा गया, आपको पता है C 3 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है और ये 6 नंबर पर आता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका रिवर्स भी कर देते हैं कभी कभी, बट लेकिन अभी फिलहाल समझाने के लिए इतना ही काफी है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में कोई भी 14 प्लस 2 डिवाइड 3 प्लस 34 प्लस 35 इस टाइप से एक इक्वेशन आपको दी जाती है। इस इक्वेशन में क्या बोला जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये होता है, इस इक्वेशन में ये बोला जाता है कि इस प्लस को अगर हम माइनस के साथ बदल दें, इस डिवाइड को हम गुणा के साथ बदल दें, या इस डिवाइड को हम प्लस के साथ बदल दें, तो इसका आंसर क्या आएगा। इस टाइप से आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर लिखा होता है महिला, यहाँ पर लिखा होता है माता, और यहाँ पर लिखा होता है कोई भी नाव ले लेते हैं हम, बोट, ठीक है ना। आपको पता है महिला और माता एक ही होती हैं, तो इनका संबंध इस तरीके से दिखाया जाता है, और नाव एक अलग चीज है तो इस तरीके से, तो ये इसका इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने डिसीजन मेकिंग पर। देखो डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन हार्ड बन सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेटमेंट, कथन और कारण वाले आपने क्वेश्चन कभी ना कभी सुने होंगे। जब आपको एक कथन दिया जाता है, उसके नीचे उसका कंक्लूजन दिया जाता है, और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इनमें से कौन सा पिक करेंगे या चूज करेंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन में बोला जाता है कि कबीर 24 घंटों में 36 किलोमीटर दाएं चलता है, बाएं चलता है, इस तरीके से उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इस तरीके से बताया जाता है। डायरेक्शन क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। ब्लड रिलेशन तो आपसे मतलब आपको देखने से ही पता लग रहा है। ब्लड रिलेशन मतलब आपको खून के रिश्ते यहाँ पर पहचानने होते हैं कि मेरी माता का लड़का, मतलब मेरी माता का लड़का का भैया का बेटा हमारा क्या लगेगा। इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और आपको करना होता है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है, ठीक है ना, तो मैं इसलिए बहुत लंबी वीडियो नहीं खींच सकता, वरना मैं चाहूँ ना इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस भी बना सकता हूँ। बट लेकिन नहीं, मुझे आपको कम मतलब कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़े समझिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगा। इसलिए मैं क्वेश्चन ना, भले ही मैं क्वेश्चन पर चैप्टर से 2-2 4-4 लेकर आऊँ, पर मैं लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको बस क्लियर हो जाए कि इस तरीके, देखो भाई मैं अपने आपको टीचर तो नहीं बता रहा ना, मैंने ये तो नहीं बोला आपसे कि मैं टीचर हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, नहीं, मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखाऊंगा। जब आपको पता लग जाएगा ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन्हें हम कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक अंदर से मोटिवेशन जागेगा और आप लेके बैठ जाओगे कि सपोज आज हम एलसीएम एचसीएफ को खत्म करेंगे। आप वो गूगल पर गिरोगे ना, मतलब यूट्यूब पर गिरोगे, आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे भाई। जिस टीचर का आपको अच्छा लगता है, जिस टीचर का आपको समझ में आए, पूरा यूट्यूब आपके लिए फ्री है, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेना। पर हमें अपने भैया को जरूर ध्यान रखना कि हाँ आपको मैं नहीं बताया था, इस तरीके से आपको कुछ करना होता है। क्योंकि अभी आप नॉन फार्मा से डरते हैं, अभी आपको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। जब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा ना कि अच्छा ऐसे होगा, अरे इन्हें तो हम कर सकते हैं, भाई किसी की वीडियो देखना, वहां से समझ लेना कॉन्सेप्ट, अपनी एक आध बुक खरीद लेना, नहीं मिलेगी तो मैं बता दूंगा कि कौन सी बुक है, नहीं मिलेगी तो आजकल गूगल पर जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालोगे, किसी भी पेपर के सॉल्व करने लग जाना, एसएससी कर लेना, रेलवे कर लेना, हो जाएगी आपकी तैयारी। अपना नॉन फार्मा पोर्शन पढ़ते रहना। ये होता है तरीका सिलेक्शन लेने का। ये तरीका उसका नहीं होता, ये तरीका बकवासबाजी का नहीं होता, ये तरीका सिलेक्शन लेने का होता है, ठीक है ना। इस तरीके से सिलेक्शन लिया जाता है। जीके जीएस की बात कर लेते हैं। देखो जनरल अवेयरनेस लिख कर दिया जाता है, बट लेकिन मैं बात करता हूँ आपका जीके जीएस। देखो मैथ और रीजनिंग पर इतना पागल मत हो जाना, अगर आपको मैथ नहीं समझ में रहा तो छोड़ो, मैथ को मत करना, मैथ के 2-4 चैप्टर कर लेना, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, क्योंकि ये तो मतलब बेसिक चैप्टर है, इतना तो आपको आना भी चाहिए मेरी मानो तो। और रीजनिंग में थोड़ी सी मेहनत कर लें, क्योंकि आपको पता है 5-6-4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, रीजनिंग से ज्यादा पूछा जाता है। बेसिकली 6 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे, तो 4 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे। इस चीज से दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर जो अब मैं बात करता हूँ, देखो अगली वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप फिलहाल इस वीडियो में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिए कि क्या क्या आता है। जनरल अवेयरनेस में बात करते हैं। देखो सबसे पहले करंट अफेयर आई होप आप जानते होंगे, जो भी आपके करंट में चल रहा होता है कि सपोज किसी खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता या फिर गोल्ड मेडल जीता, तो वो उस खिलाड़ी का नाम क्या है, किस खेल से संबंधित है। अब आपसे पूछने लग जाए, क्वेश्चन आएगा आपके सामने करंट अफेयर का कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैट बॉल से रिलेटेड है, मतलब बैट बॉल से संबंधित है, तो एक आंसर उसमें होगा रोनाल्ड ट्रम्प, नहीं एक एक तो होगा रोनाल्डो। आपको पता है रोनाल्डो फुटबॉल से रिलेटेड है, तो आप उसको टिक नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन होगा शुभमन गिल, अब आपको पता है शुभमन गिल जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड, तो आप उस पर टिक करके भाग जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन करंट से पूछा जाता है। करंट से ऐसा नहीं है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नासा ने चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया, इस टाइप के मतलब करंट वाले जितने टॉपिक होते हैं ना, तो करंट अफेयर के कहीं भी यूट्यूब पर डालोगे करंट अफेयर आपको दिख जाएगी पिछले 2-4 महीने की। जब आपका पेपर हो, जब आपको लगे कि हमारे पेपर की डेट आ चुकी है, उससे 2-4 महीने पहले की करंट को, ये होता है तैयारी करने का तरीका कि करंट अफेयर कैसे पढ़े जाता है। जब आपको पता चलेगा कि मेरा पेपर सपोज आपको पता लगे फरवरी में है,
तो आप पिछले 3 महीने के करंट का एक बार रिवीजन कर लो, किसी भी कोई भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो निकाल के, एमसीक्यू में तो रिवीजन करवाते हैं टीचर्स, कर लो, ठीक है ना। हिस्ट्री भाई देखो, मैं बिल्कुल नहीं बोलता आप जनरल अवेयरनेस को ज़्यादा पढ़ो, पर लेकिन अगर आपने मन बना लिया है कि हमें सिलेक्शन जरूरी चाहिए, तो देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। अगर आपने इन टॉपिक को कर लिया ना, तो आप किसी भी पेपर में बैठने लायक हो जाओगे, इतनी पता है मुझे। आप रेलवे का एनटीपीसी का भी एग्जाम दे सकते हो, आप रेलवे का और भी अदर अदर जितने भी एग्जाम्स निकलते हैं ना, सभी दे सकते हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्हें पढ़ लेते हो, क्योंकि पढ़ना तो है यार। देखो बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। आपसे पूछा जाएगा वाइसराय कौन सा है, हिस्ट्री में टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड है, एंशिएंट, मेडाइवल और आपकी मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है बंगाल की गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वाइसराय, फिर आपके राष्ट्रपति उसके बाद आते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से पूरा का पूरा सीक्वेंस चलता है। पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किस गवर्नर के टाइम हुआ था, ठीक है ना। वहीं हम एशियंट हिस्ट्री पर आता हूँ, एंशिएंट की बात कर लेते हैं। एंशिएंट में आपको क्या पढ़ना होता है, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, जो हिंदी मीडियम के अपने उनके लिए बता दूं मैं, हिंदू घाटी सभ्यता में क्या क्या खोजा गया था। हड़प्पा की खोज हुई थी, मोहनजोदड़ो आपने कभी पढ़ा होगा, ध्यान करो आपने 9th 10th 8th में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ा जरूर होगा, अगर आप यूपी बोर्ड के रहे हैं तो। देखो मैंने तो पढ़ा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता पा रहा हूँ आपको, भले ही हमें याद नहीं है, बट हमें इतनी पता है कि हाँ, हमने कभी ना कभी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब चीज़ें हमारी मतलब पढ़ी हुई हैं, हम भले ही हम भूल चुके हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में वहीं आपकी नदियाँ वगैरह पूछी जाती हैं कि कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ताप्ती नदी कहाँ है, झेलम नदी कहाँ है, रांची, गंडक और बहुत सारी नदियों के नाम है, ठीक है ना। अस्किनी, चिनाब, बहुत सारी नदियाँ हैं कि इसके आसपास की नदी कौन सी है, इससे कौन सी नदी होकर बहती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें थार, मरुस्थल, पठार, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि थार मरुस्थल कहाँ पर है, ठीक है ना। ज्योग्राफी से और भी काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन, ज्वालामुखी से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वाला ज्वालामुखी कहाँ पर है। ये सब टॉपिक ना, नदी, पहाड़, एनवायरनमेंट, आपका सब कुछ, मिट्टी, कितने टाइप की मिट्टी होती है, सब ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का सीधा-सीधा, इकोनॉमिक्स को मैं हिंदी में क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स को? देखो मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ पढ़नी होती है आपको। मुद्रा, मुद्रा मतलब मनी के बारे में, मनी में यहाँ पर आपको बैंक पढ़ाए जाते हैं, एसबीआई बैंक की कैसे स्थापना हुई, आरबीआई के गवर्नर मतलब आरबीआई बैंक कैसे बना। पहले पता है आपको 6-7 बैंक थे, इन सबको मर्ज करके आरबीआई को बनाया गया था, ठीक है ना। मतलब 4-5 बैंक थे, इन सबको शायद मर्ज करके एसबीआई बनाया गया था। इस टाइप से आपको बैंकों की हिस्ट्री पढ़नी होती है कि इसके गवर्नर कौन थे। क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, जो हमारी नोटबंदी हुई थी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें ही पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा, 5 ईयर प्लान्स, उसके बाद आपकी नीति आयोजना आ गई थी, तो उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपसे जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंसस इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला मतलब सेक्स रेशियो वाला देश कौन सा है या फिर स्टेट कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन। पॉलिटी, पॉलिटी तो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पर रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं संविधान, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी पॉलिटी आपकी संविधान के ऊपर रिलेटेड है कि आपको मौलिकता अधिकार, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसके अंदर दिए गए हैं। जितने भी आपके डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये यहाँ पर कहाँ पर है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, महाभियोग कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आर्टिकल से आते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड स्पोर्ट एंड स्टैटिक जीके, वर्ल्ड स्पोर्ट मतलब कि कौन कौन से खेल हमारी पूरी दुनिया में चल रहे हैं। स्टैटिक जीके का मतलब वही होता है, इसलिए मैंने स्टैटिक जीके लिख दिया है। स्टैटिक जीके का मतलब ही होता है, स्टैटिक जीके मतलब वही जो आपका स्टैटिक में है। पूछा जाता है कि स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा फेमस है फोक डांस और आपके लोक नृत्य, जिसमें कि आपकी मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट करना कि मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, मतलब डांस है। जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, मणिपुरी, मणिपुरी जो मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया। मोहिनीअट्टम आप मुझे बताएंगे, चाहे आप गूगल से सर्च करें, कहीं से भी सर्च करें, बट ये आपका काम है, ठीक है ना। तो देखो ये सभी ना, ये सभी के सभी ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, पॉलिटी अलग है, वर्ल्ड मतलब स्टैटिक जीके को छोड़ दो, मतलब ये चारों अपने आप में एक सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स तो इन लोगों को इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ना। तो इसी तरीके से मेरे को आपको बताना है, ठीक है ना। सो देखिए हमारा अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखो समझाने में टाइम लगता है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। समझाने में टाइम लगता है और घास काटनी मुझे आती नहीं है। एक-एक चीज़ को मैंने मतलब जड़ तक छूने की कोशिश करी है कि आप एटलीस्ट ये तो समझ जाएँ कि हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता, आपको ध्यान रहेगा अच्छा हिस्ट्री में पढ़नी होती है सिंधु घाटी सभ्यता। पता पड़ी कल को कोई पूछे जी सिंधु घाटी सभ्यता किससे रिलेटेड है? तुम बोल रहे हो जी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। नहीं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है आपको? बैंक पढ़ने हैं, पंचवर्षीय योजनाएँ पढ़नी है, सेंसस जनगणना पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी भी पेपर को उठा लेना तुम, कहीं भी तुम्हें जनगणना से क्वेश्चन ना मिले, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन ना मिले, बैंक से क्वेश्चन ना मिले। किस बैंक का भाई, बैंक की फुल फॉर्म हो सकती है, बैंक क्या का काम करता है ना। इसमें कर, जीएसटी, जीएसटी आपका एक्ट है ना, वो सब पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, मुद्रा का विनियमन, नोटबंदी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है नोटबंदी, विनियमन इसे बोलते हैं हिंदी में, विनियमन। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। हिस्ट्री आपको पता है भाई, मॉडर्न हिस्ट्री अलग है, एंशिएंट अलग है, मेडाइवल अलग है,
ठीक है ना? मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आ जाता है, वही आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आपका गांधी जी आ जाते हैं और ये सब गवर्नर जनरल वगैरह-वगैरह आ जाते हैं। उससे पहले जी आपका मेडाइवल में बाबर, जहांगीर, हुमायूँ ये सब कुछ आपने कभी न कभी पढ़े होंगे, सुने होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देखिए। और उसके बाद मैंने आपको पूरा का पूरा कोशिश करा मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ रीज़निंग के बारे में।